अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की उस दौलत की जो शायद आज तक 76 साल में हम दरियाफ्त नहीं कर सके। उसके लिए हमें शायद बहुत गहराई में जाना पड़ता, बहुत खुदाई करनी पड़ती, बहुत ही वसाइल का इस्तेमाल होता। लेकिन 76 साल बाद आज भी हम बात कर रहे हैं अपने उन कुदरती वसाइल को एक्सप्लोर करने की कि जिनको एक्सप्लोर करने के बाद पाकिस्तान के वारे न्यारे हो सकते हैं। और ये वो मादनियात हैं जिनकी हम बात करें, जिसके बारे में आज पाकिस्तान में एक 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का भी इख्तिताम हुआ। दुनिया भर से सरमायाकारों ने, हुकूमतों के नुमाइंदों ने, सफारतकारों ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और उनको बताया गया कि पाकिस्तान के पास कुदरती वसाइल तो हैं मगर शायद उनको इस्तेमाल करने के वसाइल नहीं हैं, जिसके लिए सरमायाकारी बहुत ज़रूरी है। ये मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 की। इससे पहले भी एक कॉन्फ्रेंस हो चुकी है और ये 2023 में एक पाकिस्तान मिनरल समिट हुआ था। उसमें भी बहुत सारी मफाहमत की याददाश्तें उन पे दस्तखत किए गए थे, तकरीबन 8 के करीब, और अब की बार तो 14 मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हो चुके हैं। तो पाकिस्तान के जो ज़खायर हैं उनकी एक झलक अगर आपको बताते चलें तो इंडिपेंडेंट उर्दू के ज़राए ये बताते हैं कि रेकोडेक और सैंडग ये बड़े 2 मंसूबे हैं बलूचिस्तान में। वहाँ पे 5.5 अरब टन तांबे और सोने के ज़खायर हैं। इसी तरह 6.5 अरब टन तांबा, क्रोमाइट, बैरियट, चूना पत्थर मौजूद हैं। बलूचिस्तान के ज़िला चागी में वाक़ रेकोडिक दुनिया के बड़े सोने और तांबे के ज़खायर में से एक है। इस मंसूबे से पाकिस्तान सालाना 4 लाख टन तांबा और 5 लाख औंस सोना हासिल कर सकता है। इसके अलावा सिंध थर कोल में 185 अरब टन कोयला मौजूद है जो तवानाई के शोबे के लिए इनकलाब बर्पा कर सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में ज़ुमर्द, अकीक और दीगर कीमती पत्थर, पंजाब में सिलिका, रॉक सॉल्ट और लोहा मौजूद हैं जो सनती तरक्की के लिए अहम हैं। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में सोना और मयारी चूना पत्थर भी मौजूद है। बहरहाल ज़मीन के नीचे हैं सब कुछ और हमारे लिए शायद गहराई में जाना आसान नहीं। ना तो हमारे पास वसाइल हैं, ना टेक्नोलॉजी है, ना अफरादी क़ुव्वत है। तो इसलिए पाकिस्तान में जो अभी हाल ही में पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का इनेकाद हुआ, इसका क्या नतीजा निकला और क्या पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के अवाम अपनी काया पलट सकते हैं, इसी सिलसिले में बात करेंगे। आज हमारे पास माहिरीन की भरमार है और पाकिस्तान के टॉप लेवल के माहिरीन हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो बाहर के मुल्क में हैं, पाकिस्तानी हैं, और हमें उन पे बड़ा फ़ख्र है कि कम से कम अब जाके वो ज़रूर पाकिस्तान के इन कुदरती वसाइल को पाकिस्तानियों के लिए इस्तेमाल करने में हुकूमत की भी और पाकिस्तान के अवाम की भी मदद कर सकेंगे। मैं तारफ़ कराता चलूँ हमारे मेहमानों का। सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में डॉक्टर अरशाद अली खोखर साहब, जो कि साबिक DG मिनरल्स भी रहे हैं 2007 से 2014 तक, चेयरमैन पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी रहे हैं 2021 से 2023 तक, मादनियात की माहिर हैं। इनसे हम बात करेंगे। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर गौहर रहमान, जो कि पेशावर यूनिवर्सिटी में शोबा अर्जियात के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और पेशावर यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में PhD की डिग्री इन्होंने कर रखी है और कंसल्टेंट हैं मिनरल सेक्टर के पाकिस्तान में। हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पे अली एहसान रिंद ने, जो माहिर मादनियात और तवानाई हैं और एक्सप्लोरेशन के ओरियन एक्सप्लोरेशन के शरीक बानी हैं। इनके पास मादनियात की सनत में 20 साल से ज़ायद का तजुर्बा है। चागी बलूचिस्तान में वाक़या रेकोडिक तांबे और सोने के मंसूबे जैसे बड़े मंसूबों पर भी इन्होंने काम किया है। मगर हमें बरतानिया से इस वक्त टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं रफ़ीउल्लाह काकर। इनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, पब्लिक पॉलिसी एंड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट हैं। बलूचिस्तान के ज़िला किला अब्दुल्ला से इनका ताल्लुक है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से सियासत और मईशत में गोल्ड मेडल हासिल किया। 2013 में राइट स्कॉलर का एजाज़ हासिल किया। बलूचिस्तान से 40 साल बाद ये एजाज़ पाने वाले ये पहले शख्स है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से पब्लिक पॉलिसी में, ब्लूटिंग स्कूल ऑफ गवर्नमेंट से और आलमी हुक्मरानी और सफारतकारी में 2 मास्टर्स की डिग्रियाँ भी ली हैं और इस वक्त कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। मैं तो अपने आप को बहुत ही
कम इल्म समझ रहा हूँ, इतने ल्यूमिनरीज हैं आज प्रोग्राम में और हम इतनी कीमती धातों की बात कर रहे हैं। हम जैसे तो शायद ज़मीन के ऊपर भी हमारी इतनी वैल्यू नहीं है जितनी ज़मीन के नीचे हमारे इन मिनरल्स की वैल्यू है। तो सबसे पहले डॉक्टर शाद अली खोखर साहब, पहले तो ये बताएं साहब, माशाल्लाह आप एक तवील अरसा पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन रहे, डीजी मिनरल रहे। तो आज हम देख रहे हैं ये समिट हो रहा है और यूँ लग रहा है कि 76 साल में पहली बार जो है कोई सरमायाकारी करना चाहता है पाकिस्तान में मिनरल्स के सेक्टर में। तो आप लोग क्या करते रहे सर इतना अरसा इतने अहम ओहदों पर? देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं कि जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो हिस्ट्री है बड़ी एक चेकर्ड किस्म की है, इसी तरह हमारा मिनरल सेक्टर भी जो है ना, उसको भी ड्यू टू वन रीज़न और अदर ये एक डोरमेंट रहा है। इसमें हमारी बहुत सारी अपनी स्टेट की पॉलिसीज़ हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, वो इसमें शामिल रही हैं। सर मिसाल के तौर पे आप 2021 से 2023 तक अभी हाल ही में चेयरमैन रहे पीएमडीसी के। जी। तो ये पीएमडीसी क्या करता रहा है, उसने किया क्या? अभी एक कॉन्फ्रेंस के ऊपर हमारे सारी आस और उम्मीद लगा के बैठे। पीएमडीसी ने बड़े काम किए हैं जी। आप देखिए, पीएमडीसी एक्चुअली एक टार्च बेयरर पब्लिक सेक्टर बॉडी है इस कंट्री में। इस कंट्री में जो भी साइंटिफिक माइनिंग है ना, उसकी बुनियाद पीएमडीसी ने रखी हुई है। अभी भी पीएमडीसी के जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, अब आप पाकिस्तान में जो हम जितनी भी, अगर आप पाकिस्तान की माइनिंग इंडस्ट्री का साइज देखें तो डेट इज़ मोस्टली कंपोज्ड ऑन स्मॉल स्केल माइनिंग। 85% जो हमारे पास माइंस है ना, वो बड़ी स्मॉल स्केल्स हैं। 15% जो हमारे पास माइनिंग एक्टिविटी है ना, वो लार्ज स्केल पर है। और उसकी बुनियाद या उसका जो आप कहना चाहिए, जो लोगों को गाइडेंस एज अ टास्क बेयरर, लोगों के लिए सेफ्टी, सेफ वर्किंग, मॉडर्न वर्किंग, मैकेनिकल वर्किंग, इसकी इंट्रोडक्शन हैज़ बीन डन बाय। तो ये प्रोपोर्शन चेंज क्यों नहीं हुई? लार्ज स्केल माइनिंग क्यों नहीं कर सके? मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को क्या मसाइल थे? एक्चुअली यू देखिए कि जब पाकिस्तान बना तो उस वक़्त जो हमारे पास माइनिंग का सेटअप था, जो कंसेशन रूल्स थे, उससे एक्चुअली दे वर डिज़ाइन फॉर स्मॉल स्केल माइनिंग। तो पीपल विल हैव people generally have very small mine holding। और इसके लिए पहली दफ़ा एक एफर्ट की गई इन 2002 में, नए कंसेशन रूल बनाए गए जिसमें पहली दफ़ा एक चैप्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया लार्ज स्केल माइनिंग का। सो दैट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम आगे चले लार्ज स्केल माइनिंग के लिए। और उसके बाद हमारे पास काफ़ी ये जो आपने स्मार्ट स्केल माइनिंग की बात की, ये स्मार्ट माइनिंग और स्मार्ट माइंड्स भी हमारे पाकिस्तान में बहुत हैं जो हुकूमत की नॉलेज के बगैर ही बहुत सारी मिनरल्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। नॉर्दर्न एरियाज़ में देखें, सवात के इलाके में देखें, तो इज़ दिस हैपनिंग? और क्या गवर्नमेंट के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं कि वो अपने इलीगल प्रॉफिट्स के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और गवर्नमेंट के लार्ज स्केल के लेवल पे जो गवर्नमेंट के लिए या पाकिस्तान के लिए जो होनी थी वो चीज़ें होने की बजाय इसमें पिलफरेज भी होती रही है? और मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का इसमें क्या रोल रहा है? देखिए, मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक ऑपरेशनल बॉडी है, वो रेगुलेटर नहीं है। अच्छा। मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का ये काम नहीं, मगर ये चीज़ होती रही है। लेकिन आप देखें जी, पाकिस्तान में अब बड़े रिमोट एरिया हैं, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने इसको रेगुलेट करना है, किसको कंसेशन देनी है, किसी जगह कोई पिलफरेज हो रही है तो उसने इसको रोकना है। आपकी नॉलेज में, इंफॉर्मेशन में तो आती होगी ना, आप कंप्लेनेंट तो बने होंगे कई मौकों पे। नहीं, हम इसके कोई इतने आपने आज तक कोई शिकायत नहीं की? हम हमारा काम शिकायतें नहीं करना, पब्लिक शिकायतें करती है तो उस पर जो गवर्नमेंट के रेलेवेंट इदारे हैं उस पर एक्शन लेते हैं। डॉक्टर गौहर रहमान साहब, आप जियोलॉजिस्ट हैं और ऑब्वियसली जियोलॉजिस्ट का भी माइनिंग से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है और दोनों ही मिलके ही काम करते हैं। तो ये जो समिट हुआ है पाकिस्तान में, अभी 2 दिन का कंप्लीट हुआ है, यू थिंक ये पाकिस्तान में पहली बार इस स्केल के ऊपर ये एक्टिविटी हुई है और क्या इसके कोई नताइज निकलेंगे? बिल्कुल जी। पहली दफ़ा अपनी लाइफ 16 साल का मेरा तजर्बा है, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहा हूँ पाकिस्तान में। ऑयल एंड गैस सेक्टर हमारा एक इंडस्ट्री बन गया और हम बड़े अरसे से उसकी कॉन्फ्रेंसेस अरेंज कर रहे हैं और होस्ट कर रहे हैं।
कभी भी हमने इतनी फॉरेन पार्टिसिपेशन नहीं देखी जितनी इस दफ़ा मैंने देखी, जितने मुल्कों ने, बल्कि मैं कहता हूँ हर बर-ए-आज़म से रिप्रेजेंटेशन थी, जिसका मतलब है कि एक इंटरेस्ट ज़रूर है और इन्वेस्टर पाकिस्तान की तरफ एक पोटेंशियल मार्केट के तौर पे देख रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए तो कुछ ना कुछ हम वापस हासिल कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो एक इम्प्रेशन है, मगर ये 2023 में भी हुआ था, वहाँ पे भी 8 मफाहमती यादाश्तों पे दस्तखत हुए थे, उनका क्या हुआ? देखें, प्रोसेस तो एवोल्यूशनरी है, ज़ाहिर बात है, एक से बाद दूसरा बेहतर होता है, दूसरे के बाद तीसरा इवेंट बेहतर होता है। आप एक इवेंट कर जाएं तो एक दफ़ा लोगों की नज़रें आपके ऊपर आ जाती हैं, फिर जब दूसरा आप कर रहे होते हैं तो लोग प्रिपेयर्ड होते हैं। जैसे सऊदी अरब ने रिसेंटली मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम, उन्होंने फ्यूचर मिनरल फोरम के नाम से इवेंट शुरू किया। उनका पहले साल का इवेंट इतना खास नहीं था, लेकिन इस साल जो उन्होंने इवेंट किया दैट वाज ओवरवेलमिंग, यानी पूरी दुनिया से पार्टिसिपेशन। ये जो यादाश्तों पर साइन हुए हैं, इनकी क्या अहमियत है? 14 यादाश्तें मफाहमत की मुख्तलिफ इदारों के दरमियान, कंपनीज के दरमियान। जी बिल्कुल। जैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान का एक साइंटिफिक R&D का एक इदारा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, जियोलॉजिकल साइंसेज में। उसके MOUs ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे, चाइनीज़ जियोलॉजिकल सर्वे, रशियन जियोलॉजिकल सर्वे, अब ये वेल एस्टैब्लिश्ड जियोलॉजिकल सर्वेज हैं। और क्या इसमें टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास नहीं है जिसके लिए आपको इन बैनुल-अक़वामी फर्म्स की मदद चाहिए होती है सर्वे करने के लिए, जियोलॉजिकल सर्वे के लिए? आप देखें तो टेक्नोलॉजी हम ये नहीं कह सकते कि नहीं है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने ही चाही का एयरबॉर्न सर्वे करवाया था, और उसी एयरबॉर्न सर्वे की बुनियाद पे एनोमलीज मार्क हुई थी, उसी पे रेकोदिक भी लगा हुआ है, उसी पे सेंडक भी लगा हुआ है, इसी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने करवाया था। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता रहा, लेकिन अब चूँकि मेरे ख्याल से एक फ़ज़ा बेहतर बन चुकी है, वो जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी डिमांड इस तरह बढ़ चुकी है दुनिया में कि अब सप्लाई चेन को इंश्योर करने के लिए दुनिया की कंपनीज हर जगह कोशिश कर रही हैं कि वो अपने वेंचर्स लगाएं, ताकि ये जो एक इंडस्ट्री है जो कि रिक्वायरमेंट है उसकी पूरी हो सके। ठीक, रफ़ीला काकड़ साहब, आप माशाल्लाह PhD कर रहे हैं मिनरल्स के हवाले से, और बलूचिस्तान की जो एक स्पेसिफिक सियासी और मुआशी सूरत हाल है, उस सूरत हाल के अंदर आपके ख्याल में जो 18वीं तरमीम के तहत सूबों को जो राइट्स दिए गए थे, उन राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकेगा और होना चाहिए, और कैसे होगा अगर वाकई ये सरमायाकारी मटीरियलाइज होती है? जी बहुत शुक्रिया मतीउल आजान साहब। इससे पहले कि मैं अपना जवाब दूँ, ये तस्दीक करना चाहूँगा, मैं PhD डेवलपमेंट में कर रहा हूँ, मिनरल्स में नहीं। अच्छा, लेकिन शुक्रिया आपके सवाल का। जी बिल्कुल। देखें, पहले तो ये क्लैरिफिकेशन जरूरी है कि जो मिनरल्स है उस पे कुल्ली जुज़वी इख्तियार सूबों का था 18वीं तरमीम से पहले भी। इसका मतलब है कि जो ऑयल एंड गैस और यूरेनियम के अलावा जो कुदरती वसाइल थे वो 18वीं तरमीम से पहले भी मुकम्मल इख्तियार सूबों का था। 18वीं तरमीम जो मेजर चेंज लाया है वो ये था कि आर्टिकल 172(3) में जो चेंज आया कि जो ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज है उस पे 50% ऑनरशिप, यानी ज्वाइंट एंड इक्वल मिल्कियत और ऑनरशिप सूबों और वफाक की होगी। अब इनको अगर हम मद्देनजर रखें और देखें इन पे अमल दरामद की क्या सूरत हाल है, तो मैं समझता हूं कि बदकिस्मती से इन पे अमल दरामद बलूचिस्तान की हद तक, तो मुझे चूंकि सारा डेटा पता है, वो ना होने के बराबर है। तो मैं पहले स्टार्ट करूंगा मिनरल से। मिनरल्स में आपको पता है कि सेंधक जो जहां से इस वक्त कॉपर और गोल्ड निकल रहा है, ये मुआहिदा 2002 में साइन हुआ था एक चाइनीज कंपनी के साथ। ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट था, लेकिन उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट ने आज जिस तरह मुल्की कौमी नेशनल इंटरेस्ट को बुनियाद बना के फेडरल गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, और जो मुआहिदा साइन हुआ उसके टर्म्स ये थे कि 48% प्रॉफिट इस्लामाबाद को जाता था, 50% प्रॉफिट जो चाइनीज कंपनी थी उसको जाता था, 2% गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को रॉयल्टी कीमत में देते थे। अब ये आप अंदाजा लगाएं कि बलूचिस्तान उस वेल्थ का लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल मालिक है और उसको उसमें से 2% मिलता था। अब भी यही सिचुएशन है। जी, फिर आगाज हुकूक के बलूचिस्तान पैकेज में बलूचिस्तान के साथ कमिटमेंट की गई कि ये जैसे ये मुआहिदा खत्म होगा इसकी मुकम्मल ओनरशिप बलूचिस्तान को ट्रांसफर की जाएगी। 2012 में ये खत्म हुआ
बदकिस्मती से आगाज हुकूक बलोचिस्तान की कमिटमेंट के बावजूद वो नहीं हो सका और फेडरल ब्यूरोक्रेसी जो है वो कोई नया बहाना ढूंढ लेती थी। 2013 में 12-13 में जब नवाब रिसानी साहब ने इसको रजिस्ट किया तो जब वहां पे गवर्नर राज लगा उस वक्त इसको 5 साल की एक्सटेंशन दिलवाई गई। 2017 में फिर एक ऐसे ही मसनूई हुकूमत के थ्रू 5 साल की और एक्सटेंशन दिलाई गई और माशाल्लाह बाप की हुकूमत में 2022 में 15 साल की मजीद एक्सटेंशन दिलाई गई। इसका मतलब उसकी मिल्कियत आज तक बलोचिस्तान को नहीं मिल सकी। वफाक ने अलबत्ता ये एहसान बलोचिस्तान पे जरूर किया कि जी जो हमारा 48% शेयर था उसमें से हम आपको 2% देने की बजाय 20 से 25% आपको देंगे। तो ये उसकी एक सूरत हाल है 18वीं तरमीम से पहले भी जो सिचुएशन थी। यानी अब जो है सेंडक के प्रोजेक्ट में बलोचिस्तान हुकूमत के पास 25% के करीब उनका शेयर वफाक ने दे दिया है। जी वफाक जो है अपने हिस्से में से देता है जबकि वफाक का इसमें शेयर बनता ही नहीं है। वफाक ने तो पहले ही पिछले 20-25 साल में जो प्रॉफिट लेने से वो ले लिए और ये मुकम्मल ओनरशिप बलोचिस्तान को ट्रांसफर करनी चाहिए। अच्छा काकड़ साहब, ये जो इस वक्त कॉन्फ्रेंस में मफाहमती यादाश्तों पे दस्तखत हुए हैं इसमें आपके नज़दीक बलोचिस्तान की क्या कंसर्न्स हो सकती हैं या बलोचिस्तान गवर्नमेंट की? जी बिल्कुल, देखें इसमें 2 लेवल के कंसर्न्स है जो हो सकती है। नंबर 1 तो ये बात मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि ये जो मफाहमती यादाश्तें हैं ये दस्तखत होती रहती है, इनका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में ट्रांसलेट होना जो है एक लंबा प्रोसेस है, वो टाइम लगता है। मैं पिछले 15 साल में कोई दर्जनों MOUs देख चुका हूं जो हुकूमत पाकिस्तान हुकूमत बलोचिस्तान ने साइन किए, बट वेरी फ्यू ऑफ देम हैव एक्चुअली ट्रांसलेटेड इनटू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो बलोचिस्तान की वो ये हो सकती है। देखें इस वक्त मिनरल्स के हवाले से जिस तरह पहले आपने भी आपके दीगर शुरका ने कहा कि मुकम्मल इख्तियार सूबों का, ये सूबों के दरमियान एक नेशनल लेवल पे हार्मोनाइजेशन की जरूरत है, लेकिन खदशात ये कि जिस तरह हिस्ट्री है बलोचिस्तान में, आप ये याद रखिए कि ये जो मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन है इसमें 2 बड़ी यूनिक बातें, एक तो ये कैपिटल इंटेंसिव है, दूसरा ये टेक्नोलॉजी टेक इंटेंसिव है। मैं समझता हूं ना तो बलोचिस्तान हुकूमत ना ही बदकिस्मती से पाकिस्तान हुकूमत की ये कैपेसिटी है कि वो इस वक्त इतने बड़े वो डील्स के लिए जो रिक्वायर्ड फाइनेंशियल लीगल ड्यू डिलीजेंस चाहिए, टेक्निकल ड्यू डिलीजेंस चाहिए, वो कैपेसिटी रखते ही नहीं है। अच्छा, तो जिसकी वजह से जब भी ऐसे मुआहदे होते हैं वो हमेशा जो इंटरनेशनल या फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनके फेवर में जाते हैं। चले इसके ऊपर हम बात करते हैं। हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे काकड़ साहब और आपसे हम फिर बाद में जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस्म की प्रिकॉशंस जो हैं करनी चाहिए किसी भी किस्म के फ्यूचर के मुआहदे के से पहले। हमारे साथ अली एहसान रिंद साहब भी मौजूद हैं, मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद उनसे बात करते हैं। वेलकम बैक। अली एहसान रिंद साहब, सूबों के जो हकूक़ हैं कैसे उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, मिनरल्स से मुतल्लिक़ किसी भी किस्म की मफाहमती यादाश्त या मुआहदे के हवाले से इस कॉन्फ्रेंस में इस हवाले से कितनी नुमाइंदगी थी जो सूबाई हुकूमतों की थी? देखिए जो अब रिसेंट मुआहदे हुए हैं माइनिंग के, स्पेशली मैं ज़्यादा बलूचिस्तान की तक बात कर सकता हूँ। मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से, दैट इज़ वेयर I have some information। देखें जो जैसे रिकॉर्डिंग का मुआहदा है इसमें बलूचिस्तान हुकूमत को 25% फ्री इक्विटी दी गई, जिसमें 10% फ्री इक्विटी और 15% जो इक्विटी है हुकूमत बलूचिस्तान की उसकी कंट्रीब्यूशन फेडरल गवर्नमेंट कर रही है। तो उस हद तक आप देखेंगे तो वो एक बैलेंस एग्रीमेंट है। इसी तरह से जो बेराइड लेड जिंक का प्रोजेक्ट है जिसपे वहाँ पे साइनिंग हुई, उसमें गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट के इदारे 50-50% के पार्टनर्स हैं। इसके अलावा अब कुछ आपको पता है कुछ यूएई की कंपनियों से मुआहदे हुए, उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की कंपनी इक्विटी होल्डर्स हैं। तो अगर आप प्योरली इन मुआहदों की बात करेंगे उसमें तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और की नुमाइंदगी इक्विटी की हद तक वो है जो कि एक नॉन कंट्रीब्यूटरी पार्टनर्स की होती है। इसमें एक बात और ध्यान में रखिएगा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के किसी माइनिंग प्रोजेक्ट में ना मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यूज है। प्रॉफिट शेयरिंग एक स्ट्रीम है। जो सबसे बड़ी स्ट्रीम होती है गवर्नमेंट के लिए वो रॉयल्टी है। 5% रॉयल्टी है कॉपर एंड गोल्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर।
पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, और वो रॉयल्टी जो है वो अप्लाई होती है, एंड दैट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स, जो कि प्रोविंसेस के लिए और स्पेशली बलूचिस्तान की हद तक बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन होगा इन द इयर्स टू कम। ठीक है। अच्छा, एमओयू के अलावा कोई एग्रीमेंट वाली बात भी हुई या कब तक मुमकिन है कोई बड़ा एग्रीमेंट जिसके ऊपर? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि कन्वेंशनल एमओयू से थोड़े से एमओयूज डिफरेंट थे। उसका रीजन ये है कि लाइसेंसेस आइडेंटिफाइड हैं, जेवी पार्टनर्स आइडेंटिफाइड हैं, लाइसेंसेस एक्वायर होने और उनके ऊपर एक्सप्लोरेशन होनी। तो एक्चुअली दीज आर जेन्युइन एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स और बड़ी सीरियस और बड़ी कंपनीज इसमें थी। वो एक्सप्लोरेशन कितना जल्दी हो पाएगी, वो कितनी सक्सेसफुल होगी, ये तमाम तो एक रिस्क है जो कि माइनिंग प्रोजेक्ट्स के साथ है। बट क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2023 में भी एक समिट हुआ था, उस वक्त भी 8 एमओयू साइन हुए थे। उसके बाद फिर क्या हुआ उसका? देखिए, उनमें से कुछ माइनिंग प्रोजेक्ट्स इस वक्त एक्सप्लोरेशन फेज में है, और मेरा ख्याल है कि यही पैटर्न आपको इसमें भी मिलेगा कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो एक्सप्लोरेशन फेज में चले जाएंगे। ठीक है। बट ये बात ध्यान में रखिएगा कि एक्सेप्ट फॉर वन एमओयू व्हिच इज ऑन द बेराइड लेड जिंक प्रोजेक्ट इन बलूचिस्तान, जो बाकी एमओयूज हैं ये अभी एक्सप्लोरेशन स्टेज में। 2 सीनियर एक्सप्लोरेशन एक्सपर्ट्स हमारे साथ आपके पास स्टूडियो में मौजूद हैं, दे विल एक्सप्लेन दिस बेटर। हमारे पास माइनिंग इज अ पेशेंट कैपिटल बिजनेस, सो अब एक्सप्लोरेशन शुरू होगी तो इवेंचुअली हम 5, 6, 7 सालों में प्रोजेक्ट्स को प्रोडक्शन में लेके जा सकेंगे। ठीक है। इरशाद अली खोखर साहब, आप तो बीएमडीसी के चेयरमैन भी रहे 2021 से 2023 तक, तो 2023 के समिट के बाद क्या फॉलोअप हुआ? देखिए, इसमें सबसे बड़ा आप देखिए, जैसे कि रिंद साहब ने आपको बड़ा प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है कि जो उस वक़्त एमओयू साइन हुए थे उसमें सबसे बड़ा एक जो प्रोजेक्ट है सऊदी अरेबिया के साथ हमारा चल रहा है, उनकी इन्वेस्टमेंट आएगी। ये किस प्रोजेक्ट के लिए? ये इसी रिकॉर्डिंग अब देखें ना, जो उन्होंने शेयर किया है पार्टनरशिप। ऐसा नहीं है कि हमारी जब ये रिकॉर्डिंग का लास्ट सेटलमेंट हुआ है उसमें इस तरह शेयर होल्डिंग है करंटली 25% जो शेयर है ना फ्री कैरी फॉरवर्ड है फॉर द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, मीनिंग बाय दे आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट any penny in the development or exploration. They are getting everything for free, and this is a very unique sort of, favor given to the provincial government in such a big project, right? लेकिन इससे पहले जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन अब भी कम से कम 2023 से। If you allow me, मैं अपने हमारे काकर साहब ने जो आपको बताया सेंडक का, मैं सेंडक प्रोजेक्ट, हाँ, मैं थोड़ा सा उसमें भी अगर आप चाहें तो मैं ऐड कर दूं। जब आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान 2010 में हुआ तो उसमें ये फैसला हुआ था कैबिनेट कमेटी की तरफ से कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो अपना 50% शेयर लेती है एज अ प्रॉफिट फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट विल पे 60% आउट ऑफ दैट 50% टू द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान। अच्छा, तो इनका 25% शेयर नहीं है, दे आर टेकिंग मच मोर देन 25%। देखिए 5% तो स्टेट पे एक रॉयल्टी चली जाती है, मिसाल के तौर पर प्रोजेक्ट का नुकसान हो या फायदा हो, जो सेल प्राइस है उसमें से 5% इनको रॉयल्टी गई बलूचिस्तान को। फिर अगर गवर्नमेंट अब पाकिस्तान 100 रुपया लेती है उस प्रॉफिट में से, तो 60 रुपये गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को जाते हैं। अच्छा, खोखर साहब 2007 से 2014 तक जब आप डीजी मिनरल्स थे तो उस वक्त भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जो वायदा किया था ये रिकॉर्डिंग के हवाले से, तो सुप्रीम कोर्ट में तो उसके अंदर बड़ी खामियां नकाइश निकाले गए थे, वो करप्शन की तरफ निशानदेही की थी। तो उन वायदों के वो क्या दोबारा इस तरह की कोई गलती तो हम नहीं दोहराने लगे अब की बार जो बैनुल-अक़वामी कंपनियों के साथ वायदा करने में? देखें, वो एक हिस्ट्री है, हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने अनफॉर्चुनेटली जो प्रॉपरली उसमें प्ले नहीं किया। ये आप मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सही पकड़ा था? देखें जी, मैं तो आपको मेरा हो सकता है कि इसके बारे में एक डिफरेंट ओपिनियन हो, राइट। अभी आप देखें सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कोई ऐसा अपने ऑर्डर में नहीं लिखा कि इसमें करप्शन हुई है। इफ़ यू हैव रेड द ऑर्डर, ठीक है, सी द ऑर्डर, देयर इज नो मेंशन ऑफ एनी करप्शन। उन्होंने ये कहा कि ये ना
अच्छा लाइक इट्स नॉट अ गुड सॉर्ट ऑफ लाइक एग्रीमेंट। और वो भी हम कह रहे हैं उनको 17 सालों के बाद कि हम कह रहे हैं। आपको शायद मैं एक बताऊं कि आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट पे कोई प्रेशर था? नहीं, मैं आपको 1 मिनट लूँगा टाइम। वो ये कि जी एक मौलवी अब्दुल हक साहब थे, उन्होंने एक रिट की 2005 में बलूचिस्तान हाई कोर्ट। उस वक़्त गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान विद ये तैथियन कापर कंपनी के साथ खड़ी हुई कोर्ट में कि नो इट्स अ वेरी गुड एग्रीमेंट। ठीक है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने उस रिट को डिसमिस कर दिया। ठीक है। उसके अगेंस्ट 2007 में एक CPLA मूव हुई। ठीक, वो तो सुप्रीम कोर्ट में पड़ी रही। एक खबर आई अखबार में, उसके बाद लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस मूव कर दी कोर्ट में। अब जब कोर्ट में ये केस पेश हुआ बेंच नंबर 1 में, हमने उन्हें बताया कि सर बेहतर है कि आपके पास एक रिट पड़ी हुई है, अपील वो सुन लें। तो कोर्ट ने अप्रिशिएट किया, उन्होंने वो सुनना शुरू कर दिया। बहरहाल गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इस स्टेज पर आके इन अपील केस वो उन्होंने अपना पोल शिफ्ट कर लिया एंड दे स्टूड बाय, यानी जो पिटिशनर जो अखबारों में वो तो बेचारे फौत हो चुके थे, बस इन्होंने दूसरी तरफ लिटिगेशन में जाना शुरू कर दिया। ठीक है। Federal government advised them not to go for the litigation because our law ministry advised के it's a very serious matter, इंटरनेशनल कमिटमेंट है। हाँ, तो आप ऐसा ना करें। बहरहाल they opted to go for that। और उसके पीछे कौन था वैसे? बहरहाल इन बातों को छोड़िए, मैं चले ठीक है, फिलहाल मैं मेरे अच्छा गौरमान साहब, आप तो एक टेक्निकल एक्सपर्ट तो हैं जी। कितना पॉसिबल है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग मुआहदे होते हैं बलूचिस्तान के हवाले, क्योंकि ज़्यादा मिनरल रिच तो वही है, फोकस है ज़्यादा, कितना पोटेंशियल है अगले 5 या 10 साल के अंदर? क्या कोई इमीडिएट हम कोई देख रहे हैं, कोई हमें पाकिस्तान के लिए कोई इकोनॉमी वाइज कितना चेंज आ सकता है? प्रोजेक्ट्स जो होते हैं मिनरल की, थोड़े से पेशेंस इनके लिए चाहिए। लॉन्ग टर्म एक्सप्लोरेशन जो फेज़ होता है वो 5 से 6 साल तो इजीली ले लेता है, क्योंकि इसमें जियोलॉजिकल पहले होता है, फिर जियोफिजिकल, उसके बाद ड्रिलिंग फेज स्टार्ट होता है। और ड्रिलिंग भी फिर शुरू में जो है तो एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग होती है, फिर डेवलपमेंटल ड्रिलिंग होती है, फिर आप प्रॉस्पेक्ट को पूरा एक डिलीनिएट कर लेते हैं कि कितने टन्स हैं और कितना ये कितने साल तक प्रोडक्शन आएगी। तो वाहिद जो प्रोजेक्ट मैच्योर है इस वक्त वो रेकोदिक का ही है। लेकिन बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल मारी एनर्जीज इस वक्त काम कर रही है 3-4 अपने एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के इसके ऊपर। ये कब से कर रहे हैं? ये भी पिछले साल से कर रही है। अच्छा। हाँ जी। तो ये पहले क्यों नहीं फोकस हुआ हमारा गवर्नमेंट्स का? 76 साल गुजर के सिवाय रिकॉर्डिक सैडक चंद प्रोजेक्ट की क्यों नहीं गवर्नमेंट से करती रही? आपके ख्याल में कोई टेक्निकल रीजन थी, क्या इशू था? पॉलिटिकल रीजन? थोड़ा सा आप यूँ देख लें कि जियोपॉलिटिकल जो हमारा एक सिचुएशन बनी रही है, जो एक वॉर चलती रही अफगानिस्तान में, फ़ौजें आपस में, तो एक अनरेस्ट तो था। इन्वेस्टर के लिए कोई अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट तो नहीं था कि वो यहाँ आए और पैसा अपना रिस्क के ऊपर डालें। दूसरा बैरक गोल्ड की लिटिगेशन चल रही थी, तो वो भी लोग देख रहे थे कि इसका क्या अंजाम होगा। अगर ये इसका कोई अंजाम नेगेटिव हुआ तो फिर इन्वेस्टर तो सारी बात है दूसरे ना आते कि ये तो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना लीगली। जो भी पॉजिटिव हुआ वो भी इंटरनेशनल कोर्ट से हुआ ना, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन से हुआ। हाँ जी, जैसे तैसे भी हुआ, उसका अल्टीमेटली हम कुछ ना कुछ बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अब आप समझते हैं पॉलिटिकली ज़्यादा बेहतर माहौल है? जी, मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा बेहतर माहौल है। कम से कम पड़ोस में जंग नहीं चल रही, तो हम होप करते हैं। अब IRH एक कंपनी है जो कि 3 उसके पास एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस है, और वो भी अपना पूरे वेंचर के साथ पूरे उसके साथ आ रही। और दूसरा उनकी भी जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो सेम एज रेकोदिक है। रेकोदिक एक किस्म का आप समझ लें कि एक बेंचमार्क बन गया है। इसके ऊपर आगे जो जितने प्रोजेक्ट्स हैं इसी के ऊपर बेस करेंगे। चलें, सही। रफीला काकड़ साहब, आप क्या कहते हैं कि किस किस्म की प्रिकॉशंस की ज़रूरत है? माजी की गलतियों से क्या सीखना चाहिए? और ये अगर प्रोजेक्ट्स मटेरियलाइज होते हैं तो ऑब्वियसली बलूचिस्तान के अवाम के लिए भी तो ये एक मुआशी इनकलाब ला सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, देखें इसके 2 लेवल है।
एक सूबाई और मुल्की सतह पे जो अहम बात है मेरे नज़दीक वो ये है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए जिस तरह बाकी शुरका ने कहा कि ये लॉन्ग टर्म में इनके बेनिफिट्स आते हैं, तो हमारे जो सियासी हालात है बदकिस्मती से जो हमारे पॉलिटिकल एलीट्स है उनके टाइम होराइजन्स बड़े शॉर्ट टर्म होते हैं, तो उसमें इस तरह के प्रोजेक्ट्स आगे कामयाबी से बढ़ना मैं समझता हूँ ये थोड़ा मुश्किल है और मुस्तकबिल में आपको ये चैलेंज पेश आ सकता है, खास तौर पर जहाँ पे सियासी हुकूमतों की साख पे सवाल हो और फिर हुकूमत की तब्दीली हो, अगले आके फिर जीरो से कहानी शुरू करते हैं। अभी आईपीपीज में क्या किया आपने? आईपीपीज में यही किया आपने फौरन गारंटी दे के उनको डंडे के जोर पे आज आप रिवाइज करवा रहे हैं। तो मैं हैरान नहीं होऊंगा अगर 10 साल बाद 8 साल बाद जो हमने रेकोडिक के साथ आज से 10 साल पहले किया था हम इन्हीं मुआहिदों के साथ करें। तो पहली तो ये बात समझनी है कि सियासी हालात का साजगार होना जरूरी है। बलूचिस्तान में खास तौर पर मैं समझता हूं बिल्कुल भी साजगार नहीं है। उसकी मिसाल अभी रेकोडिक का एग्रीमेंट जो रिन साहब आपको शेयर कर रहे थे, मैं चूंकि उधर था इस प्रोसेस का थोड़ा बहुत पता था, तो जो रेकोडिक एग्रीमेंट हुआ है इन सर्कमस्टांसिस में और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के डिसीजन को मद्देनजर रखे ये बेहतरीन फैसला हो सकता था बलूचिस्तान के हिसाब से, लेकिन चूंकि सियासी हुकूमत की क्रेडिबिलिटी नहीं थी और आप फिर ट्रांसपेरेंसी रखते नहीं है प्रोसेस में, तो लोगों को सल करना मुश्किल होता है। तो इसलिए इसको सिर्फ टेक्नोक्रेटिक लेंसेज से देखना मुनासिब बात नहीं है। दूसरी अहम बात मैं ये भी शेयर करना चाहता हूं, जो स्मॉल स्केल मिनरल्स है जिस तरह से बलूचिस्तान में है, अब उसमें एक मसला ये है कि बलूचिस्तान में मोर देन 70% लैंड अनसेटल्ड है। अब वो लैंड जो है अनसेटल्ड है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं वो सरकार की मिल्कियत है। बलूचिस्तान हाईकोर्ट का डिसीजन है कि इसकी मिल्कियत कबीलों की है, लोकल कम्युनिटीज की है। अब इन हालात में दूसरा जो एक खतरनाक वो हो रहा है कि जी बगैर किसी ड्यू प्रोसेस के, ट्रांसपेरेंसी के बगैर सैकड़ों एकड़ जमीन जो है, पहाड़ जो है वो पीएमडीसी से लेकर और स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइजेस और प्राइवेट उसको अलॉट की जा रही है। ये वहां पे कबीलों की जमीनें हैं, या तो आप लोकल कोऑपरेटिव्स बना ले, उनको पार्टनर करें, इक्विटी स्टेक्स दे दे, फिर तो बात हो डिसीजन मेकिंग फोरम्स में स्टेक्स। अगर इस तरह नहीं होगा, इस पे कल वहां पे बगावतें होंगी। तो ये भी आजकल अभी आपने महमूद खान अचकज़ई की स्टेटमेंट देखी कि किला अब्दुल्ला में 300 एकड़ जो है वो अलॉट हुए हैं, वहां पे बहुत सारे और इस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो जो लोकल कम्युनिटीज है जो इन वसाइल को अपना मिल्कियत समझ रहे हैं, उनको न सिर्फ डिसीजन मेकिंग में शेयर देना बल्कि इनके रेवेन्यू स्ट्रक्चर्स में शेयर दिए बगैर ये इस तरह आगे बढ़ेंगे तो इससे मुस्तकबिल में मसाइल खड़े होंगे। ठीक जी, मैं एक छोटी सी ब्रेक लूँगा और ब्रेक के बाद फिर आखिर में कंक्लूजन करते हैं इस सारी बहस का। वेलकम बैक। डॉक्टर गौरव मान साहब, आपने सुना रफ़ीला काकर साहब को। बेसिकली तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, उसकी क्रेडिबिलिटी है, अगर वो नहीं है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका हशर तो फिर रिकॉर्डिंग वाला भी हो सकता है। देखें, हर एक चीज़ को मस्बत देखने का पहलू भी होता है और मनफी भी देखने का पहलू होता है। पीएमडीसी ने किला अब्दुल्ला पशीन के इलाके में और जोब के इलाके में 2 एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस लिए 500 स्क्वायर किलोमीटर के। जो बलूचिस्तान मिनरल रूल्स हैं उसमें 500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आपको अलॉट किया जाता है। उसके बाद आपने एक्सप्लोरेशन करके उसके ऊपर करोड़ों रुपए लगा के उसको फिर आपने 100 स्क्वायर किलोमीटर पे लाना होता है। 400 स्क्वायर किलोमीटर आपका बाहर निकल आता है, फ्री हो जाता है। लोगों में अनरेस्ट इस मंसूबे को लेके भी क्रिएट हुआ किला अब्दुल्ला में और पशीन में कि ये प्रोजेक्ट जो है कहीं ये सारी ज़मीन हमारी ले ली गई है, जबकि ऐसा नहीं है। वो एक्सप्लोरेशन लाइसेंस है और वो सुकड़ के 100 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम रह जाएगा आखिर में। लेकिन उसमें होगा क्या, आप देखें, ये आपकी कैपेसिटी ही नहीं है कि आप एक इतने बड़े मादनी ज़ख़ीरे को दरियाफ्त कर सकें, ढूंढ सकें ना। हमारी और ये पीएमडीसी हमारी एक लोकल कंपनी है। आर्टिजनल माइनिंग, स्मॉल स्केल माइनिंग, आप जहाँ पे किसी छोटे एक माइनर को फ़ायदा पहुँचा सकती है, बड़े ज़ख़ीरे को छुपा भी सकती है। हमारी जितनी एक्सप्लोरेशन टेक्निक्स हैं वो 300 मीटर 400 मीटर तक देख सकती हैं। ठीक है, अगर ऊपर से हमने ये उखाड़ दिए छोटे माइनर को देके तो हम तो नीचे डीप देख ही नहीं सकेंगे। चलिए ठीक है, हम अली हसन रिन साहब से कोशिश करना चाहते लेकिन अभी वो हमारे साथ नहीं है।
आप क्या कहेंगे अरशाद खोखर साहब, जो अनसेटल्ड एरिया की बात हुई है बलूचिस्तान में और कुछ पॉलिटिकल प्रोसेस की बात हुई है, आप इसको कितना अहम समझते हैं? देखें, ये बात तो ऐसे जो की गई है बड़ी अहम बात है। अभी डॉक्टर गोह साहब ने जैसे आपको बताया है, मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ 6 स्क्वायर किलोमीटर में 5.8 बिलियन टन्स के कॉपर और गोल्ड के रिजर्व्स रिकॉर्डिंग का जो टोटल प्रोजेक्ट है ना, प्रैक्टिकली जो अभी वर्क कर रहा है, जिसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी है, वो टोटल 6 स्क्वायर किलोमीटर का है। और ये कैसे पहुंचा? इन्होंने 33,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया का सर्वे करके यहाँ तक पहुँचे। अब किसी को अगर आपने 500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया दे दिया, इट डजंट मीन कि आपने ये उसको ओनरशिप अलॉट कर दी है। What government has, they have the like constitutional right. गवर्नमेंट के पास, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उसके पास ओनरशिप है मिनरल की। इट मे बी सब सरफेस और ऑन द सरफेस, राइट। अब उस पर सर्वे होगा, काम होगा, यानी यू नेवर नो, हो सकता है उसमें से टोटल काम का एरिया 10 स्क्वायर किलोमीटर भी ना निकले एट द एंड ऑफ द डे। सो इसलिए, और दूसरी बात, लेकिन माजी के एक्सपीरियंसेस मकामी आबादी के क्या रहे हैं? यही है जो आपके पास सच्चाई सामने रखी हुई है। कोई किसी को, अब आप देखें, जब वहाँ पर काम करेंगी कंपनियाँ, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप उस ज़मीन के मालिक हैं तो आपके सरफेस राइट हैं, वो जहाँ से इवन गुजरेगा उसका अनसेटल्ड एरिया से क्या मुराद है? देखिए, अब ये बलूचिस्तान में कुछ सेटल्ड एरिया हैं, जैसे कुछ लेविस के हैं, जैसे पुलिस कंट्रोल करती है, कुछ लेविस को करती है, उनका एक अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है। अनसेटल्ड एरिया यही है ना, जहाँ पर लेविस कंट्रोल करती है, उनके अपने राइट्स, वहाँ पे लोगों के राइट्स हैं, हर जगह लोगों के राइट्स हैं। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि सरफेस राइट ऐसे हैं कि कोई कंपनी उसकी ज़मीन से ट्रक भी नहीं गुजार सकती, सिर्फ व्हाट टू टॉक अबाउट माइनिंग। ठीक है, तो इसके लिए हमें, मैं आपको अर्ज करता हूँ, व्हाट गवर्नमेंट हैज़ टू डू, इनको एक अवेयरनेस कैंपेन करनी चाहिए, लोगों को उनके राइट्स बताने चाहिए। एग्जैक्टली। जी रफीला काकड़ साहब, आप इसको कैसे समेटेंगे, इस बहस को? जी, मैं ऐसा समेटूंगा, मैं समझता हूँ टेक्निकली ये बहुत सारी बातें जो आपके पास मौजूद शुरका बैठे हैं वो दुरुस्त फरमा रहे हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान में हमने सियासी और हकूक के मसलों को टेक्नोक्रेटिक अप्रोचेस के थ्रू जब भी डील करने की कोशिश की है, उसका नुकसान हुआ है। बलूचिस्तान में एक तारीख है सुई, मैं आपको मिसाल देता हूँ। 1952 में ये गैस डिस्कवर हुई, 1980 में मिड 80s में क्वेटा आई, आज वो गैस रिसोर्स खत्म होने के करीब है। बलूचिस्तान के 34 में से मुश्किल से 6-7 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में पहुंचा है। पिछले 70 साल में जब भी ये इशू उठाया गया है, वेल मीनिंग लोग जो आपके पास जिस तरह हमारे दोस्त बैठे, सब ने इसी तरह के टेक्निकल जवाब दिए हैं, जहां पे देखे ताकत की इतनी इनइक्वालिटी हो कि जो फैसलासाज है और कम्युनिटी का उसमें स्टेक ना हो ना, वहां पे ये बातें ट्रांसलेट नहीं करती, एक्चुअल ये जो कमिटमेंट है ये रियलिटी में ट्रांसलेट नहीं करती। तो खैर, इस तारीख को मद्देनजर रखते हुए मैं ये समझता हूं कि इसलिए रिप्रेजेंटेटिव और क्रेडिबल सियासी हुकूमत का होना जरूरी है। और फिर बेशक जिस तरह ये बता रहे हैं, ये प्रोसेस, इस प्रोसेस में लोकल कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, तब जाके कम्युनिटीज ऑन बोर्ड आएंगी। कोई नहीं चाहता कि उनका इलाका तरक्की ना करे, लेकिन अगर उनके इलाके की तरक्की के फैसलों में उनकी शमूलियत ना हो और एक्सपेक्शन और वो हो रही है और नुकसान उनको और फायदा कोई और ले जा रहा हो, तो फिर उसका यही अंजाम होगा जो अभी तक होता रहा है। चलें, होपिंग फॉर द बेस्ट। मेरे ख्याल में आपने बेहतरीन तौर पे समेटा है इस तमाम बहस को। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।